आज मैं 12th केमिस्ट्री के यूनिट 8 पाठ के अंतर्गत डी और एफ ब्लॉक के तत्व लेके आया हूं। आज हम अध्ययन करेंगे संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम 2022 पर आधारित है और हम उसी का अध्ययन आज करने जा रहे हैं। इस सारगर्भित नोट्स है पूरा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखें डी ब्लॉक के तत्व किसको कहते हैं। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं कारण। कि वे तत्व जिनमें डी कक्षक अपूर्ण या आंशिक भरा होता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि अपूर्ण या आंशिक भरे होने के कारण डी कक्षक के जो रिक्त डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन में जो है इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित होकर चले जाते हैं। माने एक डी कक्षक से जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे रिक्त डी कक्षक में चले जाते हैं, जिसको हम डी संक्रमण भी बोलते हैं, जिसके कारण ये रंगीन आयन या यौगिक भी बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वे तत्व जिनमें डी कक्षक अपूर्ण या आंशिक भरा होता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और ये जो है एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य सेतु का कार्य भी करते हैं, अर्थात ये आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य स्थित है। हम आवर्त सारणी में दिखाएंगे हम आपको, और इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, आप याद रखेंगे। तत्व के मूल अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण भरा हो, ये जो हम बोलते हैं ना डी कक्षक अपूर्ण या आंशिक भरा हो, तो इसी को बोल रहा है कि संक्रमण तत्व तो हम किसको बोलेंगे, उसी के बारे में बता रहा है कि संक्रमण तत्व तो उसको बोलेंगे जिसमें डी कक्षक अपूर्ण भरा हो। लेकिन कौन कौन सा अवस्था में, या तो फिर उसकी मूल अवस्था में, अगर मूल अवस्था में डी कक्षक भरा हुआ है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में कम से कम अपूर्ण भरा होना चाहिए, उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए डी कक्षक में, तभी हम उसको संक्रमण तत्व कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं संक्रमण तत्व जब पढ़ते हैं तो वर्ग 3 से लेकर के 12 समूह के तत्व आते हैं, लेकिन 12वें समूह के तत्व को संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके जो मूल अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक पूरा भरा होता है। तो इसी को हम नोट 2 के रूप में ले सकते हैं। वर्ग 12 के तत्व जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी या पारा में डी कक्षक पूर्ण भरे होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा संक्रमण तत्व किसको कहेंगे। ये देखिए आवर्त सारणी है, और ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, और ये देखिए तीसरा से लेकर के ये जो है 12वां समूह है। ये होगा चौथा, ये 5वां, ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ये जो पीली पट्टी में दिखाई दे रही है ये जो सभी है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं। क्यों? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, और हम इस पाठ के अंतर्गत एफ ब्लॉक के तत्व भी पढ़ेंगे। तो एफ ब्लॉक के तत्व ये देखिए नीचे दिया गया है, ये लेंथिनम के आगे जो है स्टार्ट हुआ है सीरियम से, और एक्टिनम के आगे वाले को रखा गया है थोरियम से। तो ये जो है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। चूंकि हमें डी ब्लॉक की या संक्रमण तत्व की बात कर रहे हैं तो इस पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे बोला गया है जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये जो कैलिफोर्नियम में भी नहीं आएगा, ये जो है संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनकी मूल अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक पूर्ण भरा होता है। तो आप समझ गए होंगे, अगर डी कक्षक अपूर्ण भरा हुआ है तभी हम उसको संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण, इन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, और 4 श्रेणी में विभाजित करने के कारण इन्हें श्रेणी को संक्रमण श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। पहला है प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। ये आपके सिलेबस में है। इस सीरीज का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछा जा सकता है, उससे किसी का भी पूछा जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए आप पूर्व क्लास में पढ़े हैं, 11वीं कक्षा में भी पढ़े हैं। आप बाउल सिद्धांत के अनुसार जो है भरता है, लेकिन कुछ जो है अपवाद भी होते हैं। आज हम वो अपवादों को भी बताएंगे, तो आप उनको विशेष उस पर ध्यान रखेंगे। और आवर्त सारणी के जो
तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में कैसे भरते हैं, ऑर्बिटल में कैसे भरते हैं, अबाउ जो सिद्धांत है उसके बारे में मैं ट्रिक दिया हूं, आप उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस श्रेणी में 3D कक्षक में प्रवेश करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है 3D कक्षक में प्रवेश करेगा तो 3D श्रेणी बोलेंगे या प्रथम संक्रमण श्रेणी। और इस श्रेणी में स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 है से लेकर जिंक परमाणु क्रमांक 30 तक 10 तत्व हैं और ये तत्व आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में स्थित हैं। ये देखिए ये तीसरा समूह से लेकर के चौथा ये वर्ग है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां इसमें है ये तत्व। देखिए स्कैंडियम से लेकर के जो है जिंक तक तत्व हैं। अब इन तत्वों को जो है आपको नाम इनका आना चाहिए और कैसे याद करते हैं, पहले ट्रिक भी बनाया था, आप यूट्यूब में अपलोड है, आप चाहे देख सकते हैं, मैं बता देता हूं अभी भी। देखिए स्कूटी व क्रोम में फेरम को निकालो काजी, ये संकेत है तो एस के लिए इसको कर दिया तो स्कैंडियम पढ़ोगे, टी को टीक बोला टाइटेनियम पढ़ोगे, भी को वह बोले वेनेडियम पढ़ोगे, सीआर को क्रोम बोले क्रोमियम पढ़ोगे आप, एमएन को मैं बोला मैग्नीज है, एफी फेरम या आयरन पढ़ोगे आप उसको, को कोबाल्ट है, निकालो एनआई निकल है, सीयू का जिसको पढ़े हम कापर है वो, जेड एन जी जिंक है। तो आप इस प्रकार से जो ये ट्रिक है इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, तो इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में प्रवेश करेंगे और इस श्रेणी में भी 10 तत्व हैं, है ना। ट्रिटियम जिसका परमाणु क्रमांक 39 से कैडमियम परमाणु क्रमांक 48 तक है। ये तत्व आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में स्थित है। ये देखिए ये तत्व जो है तीसरा से 12वें समूह का, ये जो है यहाँ पे ये 5वें आवर्त का समूह है, 5वें आवर्त का तत्व है, सॉरी 5वें आवर्त का तत्व है। इनमें समूह जो है 3 से 12 ही रहेंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, आप इस ट्रिक के माध्यम से इन तत्वों को याद कर सकते हैं। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूद जा, मतलब वाई को हमने यारी बोला और क्या पढ़ोगे आप उसको इट्रियम, जेड आर जरा उसको पढ़ोगे जर्केनियम, निभा एनबी को हमने बोला यह है नियोबियम, एमओ मौत के लिए आप पढ़ोगे मालिब्डिनम का, है ना। टीसी तक हमने बोला इसको पढ़ेंगे टेक्नीशियम, आरयू रुकावट को रुथेनियम, आरएच राह पढ़े रोडियम, पीडी पढ़े जो है पैलेडियम पढ़ोगे, एजी आगे मतलब अर्जेंटम या सिल्वर पढ़िए आप, जो एजी से अर्जेंटम होता है लैटिन नाम में, सिल्वर भी बोलते हैं। कूद जा कैडमियम सीडी। तो आप इस प्रकार से ये जो ट्रिक है इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं 4D श्रेणी के तत्वों को। अब आता है तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी। तो इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में प्रवेश करते हैं, नाम से पता चल जाता है जिस श्रेणी का नाम है उसके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो 5D श्रेणी बोला गया। इसमें भी 10 तत्व हैं, लेंथेनम 57 से लेकर के, है ना, हाफनियम 72 तक, सॉरी मरकरी 80 तक है, ठीक है, मरकरी 80 तक है। तो ये तत्व आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में स्थित है और इसमें जो है जो तत्व हैं ये इस प्रकार से हैं, 13 से 12वें समूह के वर्ग के तत्व। ए ले तो आपको याद कैसे करना है इनका ट्रिक बता दिया इन तत्वों को, ला हफ्ता वारे होशियार वरना इधर पिटाई और होगी। तो देखिए ला ए ले लेंथेनम, हफ HF हाफनियम, TA ता टेंटेलम, वा W को हम पढ़ेंगे टंगस्टन या वुल्फ्रियम बोलते हैं लैटिन नाम में, वा उसी से लिया गया है ना, तो वुल्फ्रियम भी बोल सकते हैं टंगस्टन भी बोल सकते हैं। रे आर को पढ़ोगे आप रेनियम, ओशियार OS होगा, देखिए ओशियार का OS होगा, यहाँ पे वरना जो है तुकबंदी बनाया गया है, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ऑस्मियम, फिर इधर IR
ये हो जाएगा इरिडियम, पीटाई पीटी, प्लैटिनम, एयू, और मतलब इसको गोल्ड पढ़ोगे या आरम बोलते हैं ना लैटिन नाम में, गोल्ड या सोना है ये, और होगी Hg मरकरी, पारा, इसको हाइड्रोजीरम भी बोलते हैं लैटिन नाम में। अब आता है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी। तो यहाँ पे नाम 6D श्रेणी बोल दिया गया, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पढ़े भरते जाएगा, 6D कक्षक में प्रवेश करेगा। इसमें भी 10 तत्व होंगे। एक्टिनियम परमाणु क्रमांक 89 है और रुफेनियम जेड परमाणु क्रमांक 4 है। वैसे हम एक्टिनियम से लेकर के कॉपरनिशियम तक बोलेंगे, जेड 112 तक के बोलेंगे, ये सभी तत्व आएंगे। यहाँ पे अलग प्रदर्शित करने का है, एक्टिनियम से आगे लेंथेनम चालू होता है करके अलग प्रदर्शित किया गया है, पर आप 89 से ही 112 पढ़ेंगे। ये तत्व आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में स्थित है। ये देखिए 3 से 12 तक के तत्व है ना। परमाणु क्रमांक आपको बढ़ाना होगा तो सबका वैसे बढ़ा सकते हो, जैसे ये इसका स्टार्ट हुआ है 89 से, ये क्रमशः चला जाएगा 112 तक चला जाएगा। अब इसको याद करना है इन तत्वों को, तो इसके लिए भी हम कुछ ट्रिक देख लेते हैं कैसे याद करें। ये देखिए, एक रुदबा सी भरा है मत डांस कर रंगने को, यहां पे रंगने को कर देते हैं, ठीक है। एक रुदबा सी भरा है मत डांस कर रंगने को, एक एसी का मतलब होगा एक्टिनियम, ठीक है। सब इसमें मैं टिक लगा देता हूं पहले। एक्टिनियम सभी का आ गया, देखिए एक्टिनियम आ गया इसका। रू RF रदरफोर्डियम, दबा DB को हम पढ़ेंगे डबनियम, CSG सिबर्जियम, भरा BH को बोहरियम है, HS हैशियम, मत MT को पढ़ेंगे मेंटेरियम, डांस यहां कर का कोई तुकबंदी नहीं है ना, डांस का बनेगा, तो डांस के लिए डर्मेस्टेडियम, और रंगने RG के लिए आ जाएगा रोन्टेजियम, और CN को हमने लिया कॉपरनिशियम। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से इन तत्वों को याद कर सकते हैं। अब आता है संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1D 1 to 10 NS02, मतलब ये जो N-1D है उपांत्य कोष है और NS संयोजी कोष है ना। तो संयोजी कोष में इसके इलेक्ट्रॉन 0 से लेकर 2 तक होते हैं। कितने होंगे? 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन जो है इनके संयोजी कोष में भरा होता है। तो आपको जो है इसको याद रखना है, और सभी में नहीं होगा, वैसे 3D सीरीज में जो है 0 होगा नहीं किसी के में, सामान्य अवस्था में 1 और 2 ही होगा। केवल पैलेडियम वाला में एक समस्या आता है, 0 होता है s ऑर्बिटल में, बाकी में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और D कक्षक में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पे N-1 उपांत्य कोष अर्थात आंतरिक D कक्षक को प्रदर्शित कर रहा है। N-1 जो है, ये जो D कक्षक N-1D बोल रहे हैं, ये उपांत्य कोष है, ये आंतरिक D कक्षक भी बोलते हैं ना, आंतरिक कोष बोलते हैं, क्योंकि NS के जो है अंदर में है, और N संयोजी कोष है। तो ये संयोजी कोष में जो क्वांटम नंबर रहता है, मान लो ये 4 आएगा, तो इसमें जो है D के लिए क्या आ जाएगा, N का मान 4 रखोगे तो 3D होगा। तो यही चीज को बताता है यहाँ पे, आप लोग इसको आप भाव सिद्धांत में समझ चुके हैं। नोट है कुछ, N-1D कक्षक और NS कक्षक की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, अतः कुछ तत्वों में NS कक्षक से इलेक्ट्रॉन कूदकर N-1D कक्षक में चले जाते हैं, क्योंकि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होता है, जिससे संक्रमण तत्वों में कुछ अपवाद पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है, संयोजी कोष और आंतरिक कोष इनके ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए
एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कूदकर चले जाते हैं, ताकि डी कक्षक और एस ऑर्बिटल या तो आधा भर जाए या पूरा भर जाए। और आधा पूरा होने से आप जानते हो कि अधिक जो है स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से संक्रमण तत्व जो है अबाव नियम का पूरा पालन नहीं करता है और कुछ इनमें अनियमितता देखने के लिए मिलता है, जिसको हम अपवाद बोलते हैं। उस नियम का पालन नहीं करता है, अबाव नियम का मतलब अपवाद है। तो 3D श्रेणी में देखें हम, क्योंकि 3D सीरीज जो है आपके सिलेबस में है, इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो 3D सीरीज में दो अपवाद है, क्रोमियम और कॉपर। देखिए क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। तो यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होना चाहिए था बाउ सिद्धांत के अनुसार 3d4 4s2, लेकिन ये नहीं होगा, ये वाला होगा 3d5 4s1 होगा। क्यों? यहां का जो एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है 3d4 में चला जाता है। अब जाने से क्या हो गया, देखिए एस ऑर्बिटल आधा भर गया और डी ऑर्बिटल भी आधा हो गया। 10 का आधा 5, डी में 10 आता है, एस में 2 आता है, तो 2 का आधा 1। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं दोनों कक्षक अर्धपूरित हो गया। और अर्धपूरित कक्षक क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो स्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए ये स्थिति आती है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 हो गया। तो ये सही है ना। ये वाला आप मत लिखना, ये गलत हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3d5 4s1 करेंगे। इसी प्रकार कॉपर में 3d9 4s2 के स्थान पर 3d10 4s1 होता है। यहाँ भी क्या होता है, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कूद करके डी ऑर्बिटल में चला जाता है, तो 3d पूरा भर जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार 4s ऑर्बिटल का हम देख रहे हैं, एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचा तो अर्धपूरित हो गया, तो ये भी स्थायित्व प्राप्त करता है। तो इसलिए ये जो है अबाव नियम का पालन नहीं करते, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक होने के कारण या स्थायित्व प्राप्त करने के कारण एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जम करके डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है। ये देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो ये सही होगा, ये सही होगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे अबाव सिद्धांत का पालन करते हुए, तो ये गलत हो जाएगा। ये अबाव नियम का पालन नहीं करेगा। 3d5 4s1 और 3d10 4s1 क्रोमियम और कॉपर में क्रमशः होगा। इस चीज का आप याद रखेंगे। और 11वीं में भी आप पढ़े हैं, ये पूछा जाता है परीक्षा में इस प्रकार से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न होकर के ये होता है क्यों करके। तो आपको अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक का याद रखना है क्या, कि इसके कारण जो है अधिक स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। अच्छा, द्वितीय संक्रमण श्रेणी में देखें अधिक अपवाद मिलता है। देखिए बहुत सारे तत्वों में मिल रहा है अपवाद, है ना। इसी प्रकार से तृतीय संक्रमण श्रेणी में भी अपवाद देखने के लिए मिल रहा है। आप इसको पढ़ लेंगे, कौन कौन सा अपवाद है जान लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आगे। अभी और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, उसमें भी क्लियर होगा। ये देखिए 3D सीरीज का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हमने लिखा परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक तत्व हैं जो कि लिखा गया है। तो ये सभी आप बाउ सिद्धांत के नियम के अनुसार आप भरते जाइए। केवल आपको क्रोमियम और कॉपर पर ध्यान रखना है कि क्रोमियम और कॉपर जो है अबाव नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा। बता भी दिया हूं क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल अपवाद को आप समझ लो कौन कौन सा अपवाद है और कितना कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी प्रकार 4D सीरीज में बहुत सारे अपवाद है। देखिए नियोबियम में आ गया 5s1 4d4, ये भरेगा। मॉलिब्डेनम में 5s1 4d5 हो गया। इसी प्रकार से रुथेनियम में हो गया 5s1 4d7, रोडियम में हो गया 5s1 4d8। और पैलेडियम में देखो हम वहां पे NS में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है बोले थे, तो यहाँ पे पैलेडियम में मिल रहा है। केवल पैलेडियम ही एक संक्रमण तत्व में ऐसा है जिसके s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4d10 हो जाता है, तो ये भी अपवाद है। अर्जेंटम चांदी में 5s1 4d10 होता, तो ये अपवाद है। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद रखेंगे जो अपवाद वाले का, बाकी का तो आप बाउ सिद्धांत से भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 5D सीरीज में 2 अपवाद मिलेंगे आपको, लास्ट में मिलेंगे, लास्ट में एक प्लेटिनम में और दूसरा सोना में।
ठीक है, प्लेटिनम और सोना में दोनों में 6 1 होता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से जो लास्ट जो सीरीज है हमारा, है ना, 7वें आवर्त का तत्व, तो इसमें एक ही अपवाद है रोएंटेजिनियम में। रोएंटेजिनियम में 7s1 होगा, यहाँ पे 7 1 हो गया है, यहाँ पे आप 7s1 कर लेंगे। ठीक है, 5f14 60 10, तो डी में 10 हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एफ ऑर्बिटल पे यहाँ पर प्राथमिकता दिया जा रहा है, एफ ऑर्बिटल प्रवेश कर दिया है। तो अब कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कॉपर का वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 होता है, लेकिन इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों? हम पढ़े ना, जिंक कैडमियम पारा में डी ऑर्बिटल भरा होता है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। लेकिन कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 है मूल अवस्था में, पर मैं वहां पे एक और कंडीशन बताया था, आपको याद होगा वो जो कंडीशन मैं बताया था, और उस कंडीशन में मैं बोला था कि ऑक्सीकरण अवस्था में भी अगर तत्व का जो है डी ऑर्बिटल जो है वो रिक्त हो, तब वहां भी जो है वो संक्रमण तत्व माना जाएगा। मूल अवस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में डी ऑर्बिटल अपूर्ण होना चाहिए। तो कॉपर में देखिए, कॉपर का जो जब ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं इसमें, है ना, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 3d9 कक्षक अपूर्ण हो जाता है, इस कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। सिल्वर परमाणु में पूर्ण भरे हुए डी कक्षक होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह संक्रमण तत्व है? ठीक उसी प्रकार से आ गया। तो इसकी भी क्या होगा, वो जो है ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें हम, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, इसलिए 4d कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि डी में 10 होना चाहिए था ना, तो डी में 9 हो गया, माने एक युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, अर्थात 4d कक्षक में आंशिक भरा कक्षक है, इसलिए संक्रमण तत्व मानते हैं इसको भी। कॉपर क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, मैंने बता दिया था इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आप देख लेंगे। परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, तो आप पढ़ चुके हैं पूर्व में भी। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रभावी नाभिकीय आवेश से रक्षित करते हैं, बचाते हैं। इसे ही परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग प्रभाव या आवरण प्रभाव कहते हैं, जिससे परमाणु का आकार बढ़ता है। मतलब आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देते हैं और नाभिक के आकर्षण बल से उसको बचाते हैं, अर्थात नाभिक का आकर्षण बल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाता है। चूंकि रक्षा कर रहा है इसलिए इसको परिरक्षण प्रभाव कर देते हैं। ये देखिए, ये नाभिक है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वाला कोश है, बाह्यतम कोश है। तो यहाँ पे जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से आकर्षित हो रहे हैं, आप देख रहे हो। लेकिन क्या होता है, संक्रमण तत्व में जो डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल अंदर की ओर रहते हैं, तो डी ऑर्बिटल में अंदर में जब संक्रमण तत्व में जो है अंदर रहता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। तो ये क्या करते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को, जो नाभिक जो है इसको खींच के जो रख रहा है ना, तो इसको खींचता है अपनी और नाभिक तो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है, समान आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करते हैं, इसको दूर हटाने का काम करते हैं, मतलब नाभिक से दूर करने का काम कर रहा है। तो इससे क्या होता है, नाभिक का जो आकर्षण बल है इस इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो जाता है, और प्रतिकर्षण के कारण ये नाभिक से और दूर हो जाते हैं, तो परमाणु साइज भी इसका बढ़ जाता है। संक्रमण तत्व के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ, बता दूं आपको, आपके कोर्स का और वीडियो देखना है दूसरे यूनिट्स का, तो ये मेरा लिंक है, आप https://www.youtube.com/c/NK चौधरी, आप इस पे जाएंगे तो चैनल में और देख सकते हैं, 11वीं का भी मिल जाएगा आपको। संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा, n-1d 1 to 10 ns02 माने डी ऑर्बिटल में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और एस ऑर्बिटल में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है। केवल पैलेडियम में 0 होता है
बाकी हम 1 to 2 होता है बोल सकते हैं। सभी स्तर संक्रमण तत्व धातु हैं। पारा को छोड़कर सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पारा ही एक ऐसा संक्रमण तत्व है, ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। इनकी वाष्पन ऊष्मा उच्च होती है। एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में संक्रमण तत्वों के घनत्व उच्च होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की प्राथमिक या प्रथम आयनन ऊर्जा एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक, देखिए एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक होगा इनका प्रथम आयनन ऊर्जा जो है, लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों से कम होती है। इनकी प्रवृत्ति विद्युत धनात्मक होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है जनरली, इसलिए विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति बोला जा रहा है। और इनके जो महत्वपूर्ण गुण हैं आइए और देखते हैं, जो कि गुण के बारे में हमको विस्तार से भी पढ़ना होगा और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे रंगीन यौगिक बनाते हैं ये संकुल बनाने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है इनमें। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये प्रायः अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये मिश्र धातु बनाते हैं। ये कुछ तत्वों जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि के साथ अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। अधिकांश संक्रमण धातु जैसे मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम, प्लेटिनम आदि तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस पेज में जितने भी गुण देखे गए हैं लाल में आपको दिखाई गया है ना, ये महत्वपूर्ण है। इन गुणों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, आप अच्छा से समझेंगे, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला देखें, भौतिक गुण की बात करें इसकी, तो पारा द्रव है जबकि अन्य संक्रमण तत्व ठोस है। पूर्व भी देख चुके हैं ना, याद रखेंगे आप। एक धातु पारा द्रव है जबकि सभी जो है ठोस हैं, सभी संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व धातु है, मतलब सभी संक्रमण तत्व धातु ही है। धातु होने के कारण इनमें तन्यता, आघातवर्धन्यता, उच्च ताप्यता, विद्युत चालकता और धात्विक चमक देखने को मिलता है, क्योंकि धातु के प्रमुख गुण होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज, इनके अपवाद को छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए तो सामान्य ताप पर इनकी एक या अधिक प्रारूपिक धात्विक संरचनाएं होती हैं। एक से अधिक धात्विक संरचनाएं होंगी जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज को छोड़ करके। अब इनकी गुण की बात करें तो परमाणु त्रिज्या, तो संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर, देखिए हम बाएं से दाएं चलेंगे ना, इसमें लेफ्ट टू राइट 3 से 12 समूह तक का है, तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर या 3D सीरीज में बाएं से दाएं या 4D या 5D 6D जो भी बोलो, तो परमाणु त्रिज्या पहले कम होगी, फिर लगभग स्थिर हो जाती है और अंत में बढ़ जाती है। देखिए संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं ओर जाने पर पहले कम होती है, बीच में स्थिर हो जाएगी और अंत में फिर बढ़ जाती है। बढ़ने का कारण परिरक्षण प्रभाव है, आपको बताया था ना, जब परिरक्षण प्रभाव काम करेगा तब जो है परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो ये निम्न 2 कारकों पर निर्भर है। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, इसमें 2 कारक पर निर्भर है। पहला प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल और दूसरा परिरक्षण प्रभाव। तो इनका क्या क्या इफेक्ट क्या पड़ता है, देखिए यदि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल अधिक हो तो परिरक्षण प्रभाव कम होगा, स्वाभाविक है। परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो परमाणु त्रिज्या भी कम होगी। दूसरा, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव बराबर हो तो परमाणु त्रिज्या स्थिर होगी, जो लगभग स्थिर होती है, मध्य में बोले थे, पहले कम होती है फिर स्थिर होती है फिर बढ़ती है। तो बढ़ने वाले में क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल कम होगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाएगा, तो परमाणु त्रिज्या अधिक होगा। परिरक्षण प्रभाव अधिक होगा तो परमाणु त्रिज्या भी अधिक होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इस प्रकार से जो है परमाणु त्रिज्या पर असर डालता है, और इस उदाहरण से आपको और स्पष्ट आ जाएगा। देखिए मान दिया गया है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक देखिए आप 144 से कम होते होते 118 गया, बोला गया ना पहले परमाणु त्रिज्या कम होती है, तो देखिए यहां तक कम हो गया, फिर स्थिर हो जाती है लगभग 117 इन दोनों का देख रहे हैं, फिर एक कम हुआ है थोड़ा 116, फिर बोलता है बढ़ जाएगी। तो कॉपर और जिंक में जो है क्या होगा, बढ़ जाती है। बढ़ने का कारण क्या है, कॉपर और जिंक में
इनमें जो है परिरक्षण प्रभाव अधिक हो जाएगा। इनके लिए नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है, नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार बढ़ जाता है। आप ये मत देना, परमाणु त्रिज्या दिए आपको, ये परमाणु आकार भी दे सकता है ना, परमाणु आकार भी दे सकता है, तो परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या दोनों का मान सेम प्रभावित रहता है ना। आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा बोलते हैं इसको, आयनन विभव भी बोला जाता है, याद रखेंगे। श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी अनियमित रूप से बढ़ती है, अनिरूपित से बढ़ती है। हमने परमाणु त्रिज्या भी देखा, अनियमित रूप से ही बढ़ रही बोल सकते हैं उसको भी। तो अनियमित क्रम प्रथम द्वितीय का कारण है। D0, D5 एवं D10 विन्यास अतिरिक्त स्थायित्व रखता है ना, D0, D5, D10 अतिरिक्त है, तो ऐसे प्रकरण में आयनन एंथैल्पी के मान उच्च होंगे। अर्धपूरित यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, D5 जो है आधा भरा कक्षक है, D5 आधा कक्षक और D जो है पूरा भरा कक्षक है। तो अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षक जो है अधिक स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, इसलिए इनका आयनन विभव उच्च होगा D5, D10 में। देखिए किस प्रकार से अनियमित क्रम से बढ़ रहा है ना, माने 631 से 658 बढ़ा, फिर 650 हो गया। ठीक है, क्या होगा वेनेडियम में, क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन क्रोमियम में बढ़ गया 653 बढ़ गया। इसी प्रकार से देख रहे हैं, फिर बढ़ा 759, फिर थोड़ा सा कम हो गया कोबाल्ट का, और निकल का 737 और कम हो गया, फिर बढ़ गया कॉपर का 745, फिर जिंक का 906। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं अनियमित रूप से जो है इसमें वृद्धि होती है। उदाहरण देख लें आप, जैसे क्रोमियम की बात करें हम, क्रोमियम के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है क्योंकि 4s कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, लेकिन द्वितीय आयनन एंथैल्पी अधिक हो जाती है क्योंकि क्रोमियम प्लस में स्थायी D5 विन्यास प्राप्त हो जाता है। आप क्रोमियम के याद करिए, इसमें हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे तो यहाँ पे 3D5 और 4s1 बोले थे। तो ये जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को तो आसानी से निकाल सकते हैं हम, है ना, इसका प्रथम आयनन एंथैल्पी कम होगा, लेकिन दूसरा निकालना चाहें तो अधिक होगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि अर्धपूरित कक्षक है, स्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया है ना। तो एक उदाहरण से आप जो इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आप कॉपर में भी देख सकते हैं, कॉपर का भी क्या आता है, इनका डी कक्षक पूर्ण भरा होता है। एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आपका डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, पूरा भरा कक्षक है। तो उसी को बोला जा रहा है कि D5 और D0 विन्यास होगा तो अतिरिक्त स्थायित्व रखता है, इसलिए इनका आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। तो क्रोमियम का देखिए 653 हो गया यहाँ वेनेडियम के बजाय, ये 737 से देखिए कॉपर का 745 हो गया। ठीक है, और जिंक का तो ज़्यादा हो गई होगा क्योंकि ये तो पूर्ण पूरित है, दोनों एस और डी जो है। जिंक की प्रथम आयनन एंथैल्पी अति उच्च होती है क्योंकि स्थायी विन्यास 3D10 4s2 से इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है, बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चौथा, रंगीन आयनों का निर्माण। तो संक्रमण तत्वों के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं। पूछा जाता है संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाते हैं या इनकी यौगिक का दे दिया, रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों इनके जो है, तो उनका कारण है डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है ये रंगीन आयन बनाते हैं, अर्थात इनमें डी संक्रमण होता है। या बोल सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण डी संक्रमण होता है, रंगीन होता है। तो दो कारण लिख सकते हो, रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, या बोल सकते हो डी संक्रमण होने के कारण ये रंगीन होते हैं। कुछ आयनों का रंग दिया गया है, देखिए क्रोमियम आयन का नीला, किप्रिक आयन का नीला, कोबाल्ट आयन का नीला, और वेनेडियम आयन 4+ वो नीला, Mn3+ बैंगनी, Ti3+ बैंगनी, CO2+ बैंगनी, Mn2+ गुलाबी, Cr3+ बैंगनी, Fe+2 और निकिल का जो +2 आयन हरा होता है और आयरन का +3 जो है पीला होता है। तो इनके
डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कारण जो है ये रंगीन आयन बनाते हैं। नोट है, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन का एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में पदोन्नति डी संक्रमण कहलाता है। मतलब एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है तो डी संक्रमण कहलाता है। इस संक्रमण के समय वे दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं तथा शेष विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। अतः आयन का रंग उनके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। वैसे आप लोग जानते हैं हमको कोई भी चीज रंगीन क्यों दिखाई देता है, जब वह पदार्थ उस रंग को उत्सर्जित करता है। तो जितने भी दृश्य प्रकाश हैं, 7 रंग जो हम देखते हैं, 7 रंगों को पहले उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और जब पूरक रंग को उत्सर्जित करते हैं ये, जब पुनः वापस आते हैं तो उस आयन का रंग हमको जो है उस अवशोषित रंग का पूरक रंग दिखाई देता है। तो उस कारण जो है ये रंगीन आयन बनाते हैं। तो रंगीन आयन क्यों बनाते हैं उसका कारण यहाँ पे आ गया। देखिए, एक तो डी संक्रमण या डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के कारण रंगीन आयन बनाते हैं, तो उसका और स्पष्टीकरण कर दिया गया कि ये संक्रमण के समय या डी संक्रमण के समय दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं और पूरक रंग को उत्सर्जित करते हैं, जो हमें रंगीन दिखाई देती है। यहाँ कुछ उदाहरण देख लीजिए। यहाँ मैंने कुछ बॉटल में देखिए विलयन का रंग लिया हुआ है आयनों का। तो यहाँ पे यौगिकों का रंग देखिए, संक्रमण धातु के ऋण आयन से युक्त जलीय विलयन का रंग। एक कोबाल्ट नाइट्रेट है, इसका रंग देखिए लाल। दूसरा ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखिए दूसरा वाला, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का नारंगी रंग। फिर तीसरा जो बॉटल है आपका पोटेशियम क्रोमेट है, पीला रंग का दिखाई दे रहा है। ये चौथा निकल क्लोराइड है, हरा रंग में दिखाई दे रहा है। पांचवा कॉपर सल्फेट है, नीला रंग है। और छठवां पोटेशियम परमैंगनेट है, ये बैंगनी रंग का है। इस प्रकार से आपको रंग दिखाई देंगे। प्रयोगशाला में आप इस प्रकार से देख भी सकते हैं, जब आपको पदार्थ दिया जाता है या विलयन बना रहता है तो आप वहां पे इस प्रकार के रंगीन विलयन देखने को मिलेगा। प्रश्न है आपके लिए कुछ, पहचानिए निम्न में कौन जलीय विलयन में रंग देते हैं। यहाँ पे दे दिया गया प्रश्न, हम प्रत्येक का उदाहरण दीजिए करके। टाइटेनियम प्लस, वेनेडियम 3+, क्यूप्रस आयन, स्कैंडियम आयन, मैग्नीज आयन, आयरन, फेरिक आयन, है ना। तो ऐसे आयन जिनमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जलीय विलयन में डी संक्रमण के कारण रंगीन होते हैं। ठीक है, ऐसे आयन जिनमें एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं रंगीन होते हैं भी लिख सकते हो। तो ये देखिए आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। टाइटेनियम 3+ जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तब पता चलेगा 3D1 होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसलिए रंगीन है। वेनेडियम 3+ 3D2, इसमें जो है 3D2 मान इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होना चाहिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो डी ऑर्बिटल में यदि 9 इलेक्ट्रॉन तक भी होंगे, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, सभी के सभी रंगीन प्रदर्शित करेंगे। Cu+ 3D10 हो गया, पूरा भरा हुआ है तो रंगीन हो गया, बिना रंग का हो गया। स्कैंडियम 3+ में 3D0, ये भी रंगीन होगा। Mn2+ 5 है तो रंगीन हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। Fe3+ 3D5 होता है इलेक्ट्रॉन तो रंगीन होगा। अर्थात डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरा हो या आंशिक भरा हो तो वह रंगीन होता है, अर्थात उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी ऑर्बिटल में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन यौगिक या रंगीन आयन बनाते हैं। कुछ प्रश्न और है आपके लिए। Cu+ रंगीन है परंतु Cu2+ रंगीन है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो पता चल जाएगा। जहां जहां भी रंगीन की बात किया गया है, रंगीन है, तो उनके डी ऑर्बिटल आंशिक भरा होगा, अर्थात उसमें डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। डी ऑर्बिटल में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन होंगे और नहीं है तो रंगहीन होंगे। इसी प्रकार से इसका देखिए TiO2 सफ़ेद है, TiCl3 रंगीन है,
तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे टाइटेनियम का, इसके आयन का Ti3+ का, तो आपको यहाँ पे डी ऑर्बिटल में भी एकमित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। फिर बोलता है Cu+ आयन जलीय विलयन में क्यों स्थायी नहीं है, समझाइए। तो Cu+ आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है क्योंकि इसकी Cu+ आयन की तुलना में या Cu+ की तुलना में निम्न ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी होती है। ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी के कारण जो है ये जलीय विलयन में स्थायी नहीं होता है। उत्प्रेरक गुण, अब उत्प्रेरक किसको जानते हैं आप लोग? रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के दौरान जो है अभिकारक को उत्प्रेरित कर देता है या उसको उत्प्रेरित करने का काम करता है, स्वयं भाग नहीं लेता है ना, और लेकिन जो है अभिक्रिया को तेज करने में सहायक होता है, अर्थात अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है, जनरली बढ़ाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेगा लेकिन अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देगा। अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देगा या अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, उसको हम उत्प्रेरक बोलते हैं। तो संक्रमण धातु और इनकी यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। क्यों होते हैं, इसके कारण हैं। पहला, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि डी कक्षक आंशिक भरा होता है। अधिशोषण हेतु पृष्ठ पर उपस्थित विस्तृत पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ये गैसों को अधिशोषित करने के लिए अपने पृष्ठ पर बृहद रूप में क्षेत्रफल जो है इनको देते हैं अधिशोषित होने के लिए, माने पृष्ठ का क्षेत्रफल इनका अधिक होता है। और रिक्त डी कक्षक के कारण माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। एकमित इलेक्ट्रॉन होता है तो रिक्त डी कक्षक है और रिक्त डी कक्षक के कारण माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, इसलिए अच्छे यौगिक उत्प्रेरक भी होते हैं। अब माध्यमिक यौगिक बनेगा तभी जो है अच्छा उत्पाद बनता है। आप लोग सब जान रहे हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसे यहाँ पे वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त करना है तो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति का प्रयोग किया गया है। निकल उत्प्रेरक है और वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने से वनस्पति घी बनता है। इसी प्रकार से अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक अनुपात 3 में लेकर के जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है आयरन उत्प्रेरक, और इस उत्साहवर्धक के रूप में मॉलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है जो कि संक्रमण तत्व ही है ना। और 200 वायुमंडलीय दाब और 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग उत्प्रेरक गुण है, तो संक्रमण तत्व जो है उत्प्रेरक गुण का भूमिका निभाते हैं। वनस्पति तेल वाले में देखा हमने तो निकल है, अमोनिया के निर्माण में आयरन है। तो इस प्रकार से अलग अलग कई विधियों में देखने को मिलता है ये जो है अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, और उसका कारण है इनके डी कक्षक के कारण जो है माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और गैसों के अधिशोषण के लिए विस्तृत पृष्ठ का क्षेत्रफल उपलब्ध कराते हैं। परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं या परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो इसका कारण ये है कि संक्रमण तत्वों के डी कक्षक या हम जिसको n-1d कक्षक बोलते हैं और ns कक्षक की ऊर्जाओं में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, पूर्व पढ़े भी हैं, और इसके कारण ज़्यादा अंतर नहीं होने के कारण d और s दोनों कक्षक के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं। अतः ये तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। +1 और +2 आक्सीकरण अवस्था में ns इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है। देखो इलेक्ट्रॉन जब त्याग करते हैं तो +1 +2 में क्या होगा, s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन के योगदान रहता है संक्रमण तत्वों में। जबकि उच्च आक्सीकरण अवस्था +3 +4 +5 +6 +7 प्रदर्शित करे तो ns कक्षक के साथ साथ ns कक्षक का +2 में सहयोग करेगा और +3 स्टार्ट कहां से होगा, d के लिए होगा। तो n-1d इलेक्ट्रॉन का भी योगदान होता है 3 से 7 तक में, लेकिन 2 तक तो है इस कक्षक का योगदान होगा, क्योंकि कई में आपको देखने के लिए मिलेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन +2 जो है डी कक्षक में भी मिल जाएगा, जैसे आपको मिल जाएगा एक क्रोमियम में और कॉपर में। उदाहरण ले लें, स्कैंडियम का बायोटम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d14s2 है, तो यहां से जब s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +2 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। अगर फिर जो है d से भी एक निकल जाए तो +3 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा।
यही चीज है इसमें। प्रथम संक्रमण तत्वों में परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित जो करता है, यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में, है ना, आप देख सकते हैं, सबका मान लिख दिया गया है। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है मैग्नीज, ये +7 तक प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करता है? देखिए, स्कैंडियम में प्लस एस का निकलेगा तो +2 हो गया, फिर एक निकलेगा डी का तो +3 हो जाएगा। टाइटेनियम में ए +2 इसका निकलेगा, है ना, एक निकलेगा डी से तो +3, 2 निकलेगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पे D2 होगा, D3 हो गया टाइटेनियम का, D2 होगा +2, और वेनेडियम का ये +2 तो इसका करेगा ही करेगा, डी से एक निकला तो +3, 2 निकला तो +4 और एक निकला तो +5। इसी प्रकार से क्रोमियम में आप देख सकते हैं, इसका एक निकलेगा तो +1 होगा, है ना, और डी का निकला तो +2 होगा, फिर निकला +3, फिर निकला +4, फिर निकला +5, फिर +6। इस प्रकार से टोटल 6 है ना संयोजी कोष में। इसमें सबसे संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन देखें 5 2 7, तो 7 एकमित इलेक्ट्रॉन है, तो ये +2 इसका और +5 इसका आ जाएगा, माने +3 +4 +5 +6 +7, एक एक निकलता जाता है, एक साथ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, याद रखेंगे। और एकमित इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। आप बोलोगे कि आयरन में तो 6 और 2 8 है संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, तो 8 होना चाहिए, नहीं, ये 4s2 का तो निकलेगा तो +2 हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक निकलेंगे क्रमशः। और यहाँ जो 3d6 से लिखा हुआ है तो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। देखो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बता देता हूँ मैं, 6 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है ना, डी कक्षक में 5, तो यहाँ पे एक पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और यहाँ पे छठवां इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3d का ये वाला जो है पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ये 4 ही निकल पाएंगे, तो ये 4 और इसका 2 तो +2, और दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा, तो +6 तक ही प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से घटते क्रम में आएगा इनका जो है, क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है नहीं निकलेगा, तो इस कारण जो है इनकी जो है ऑक्सीकरण अवस्था भी कम होती जाएगी। तो याद रखेंगे संक्रमण तत्व में जो है 3d सीरीज में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है मैग्नीज +7 तक। अब चुंबकीय गुण की बात करें तो संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व या आयन इनके जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं। पहले भी पढ़े हो आप लोग, युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय होता है। इसी प्रकार से संक्रमण तत्वों के डी कक्षक में या n-1d भी लिखो या डी कक्षक लिखो, गलत नहीं होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वे अनुचुंबकीय होते हैं। अगर पूछ दिया संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अनुचुंबकीय होते हैं। और कोई उदाहरण पूछता है तो आपको उसको समझाना पड़ेगा। संक्रमण धातु या आयन निम्नांकित चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं या संक्रमण, जैसे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व। 5 प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पहला प्रतिचुंबकत्व जो कि युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। पुनः लिख लेते हैं, जब पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे प्रतिचुंबकीय होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होंगे? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होंगे, आकर्षित नहीं होंगे। और युग्मित इलेक्ट्रॉन इनके आघूर्णक को नष्ट कर देता है, जैसे कि जिंक की बात किया गया है यहाँ पे। ये देखिए सभी में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो डी ऑर्बिटल में पूर्णतः युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा। अनुचुंबकत्व, जब पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनुचुंबकीय होते हैं। याद रखना, अयुग्मित अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय।
और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से चुंबकीय गुण भी बढ़ता है। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए, क्यूप्रिक आयन, फेरिक आयन, क्रोमियम आयन का, तो ये अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये जो लिया गया है क्यूप्रिक 2+ आयन का, है ना, तो यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये अनुचुंबकीय होगा। अगर बढ़ जाता और इसमें भी अनुचुंबकीय तो अनुचुंबकत्व तो गुण बढ़ते जाएगा जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे। ठीक है, अनुचुंबकत्व को निम्न सूत्र से दर्शाते हैं, जैसे ए म्यू बराबर वर्गमूल n कोष्टक में n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन इसकी इकाई है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो म्यू जो है चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करता है, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उस मान को रख सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रख सकते हो, n का मान 1 रख के हल करोगे तो उसका मान आ जाता है। तीसरा है लौह चुंबकत्व। तो जब पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समांतर हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण जो समांतर हो तो लौह चुंबकत्व होता है, जिससे ये स्थायी स्वयं चुंबक की भांति विहार करते हैं, इनसे स्थायी चुंबक बनाते हैं। जो स्थायी चुंबक बनाते हैं इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण समांतर हो तो सभी के सभी देखिए ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है चक्रण जो है, मतलब समांतर है, सब जो ऊपर की ओर चक्रण है और इसी से स्थायी चुंबक बनाया जाता है। ये लौह चुंबकत्व तो होता है। और यहाँ पे धातु आयन छोटे छोटे खंडों में समूहित रहते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। जो धातु आयन है छोटे छोटे खंड के रूप में रहते हैं उसको डोमेन कहेंगे, और प्रत्येक डोमेन एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसलिए देखना आप, कोई चुंबक है, चुंबक का छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं, टुकड़ा कर देते हैं, तो प्रत्येक छोटा टुकड़ा जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है ना, क्योंकि उसमें जो है दोनों दिशा आ जाती है, नॉर्थ और साउथ जो है वो डोमेन है। तो जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल में हमको उदाहरण देखने के लिए मिलता है। चौथा प्रतिलौह चुंबकत्व, जब पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत क्रम में हो। देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनुचुंबकीय के बारे में हम पढ़े तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 कंडीशन पर निर्भर कर रहा है ना। लौह चुंबकत्व में समांतर प्रचक्रण है। अब दूसरा अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो प्रतिलौह चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करेगा यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत क्रम में हो, व्यवस्थित हो, तो उसको प्रतिलौह चुंबकत्व कहते हैं। ये चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए एक ऊपर, एक नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, ये जो चक्रण जो है विपरीत चक्रण में है। ठीक है, तो इसमें आता है मैग्नीज, आयरन ऑक्साइड, सब जो है इस प्रकार से अन्य उदाहरण दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो प्रतिलौह चुंबकत्व में इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत क्रम में होता है। ठीक है, फेरी चुंबकत्व, फेरीमैग्नेटिज्म, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा होगा, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो है समांतर या समांतर क्रम में होता है, समांतर या समांतर क्रम में व्यवस्थित होता है। इससे परिणामी आघूर्ण शून्य नहीं होगा और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बलता से आकर्षित होगा। ये देखिए यहाँ पे 2 ऊपर की ओर चक्रण है, एक नीचे हो गया, फिर 2 ऊपर हो गया, असमान चक्रण हम बोल सकते हैं, समांतर क्रम ऊपर नीचे। तो ये अंतर होता है अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा लौह चुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व के चक्रण में। ठीक है, लौह चुंबकत्व में हमने देखा चक्रण जो है समांतर होता है पूरा पूरा, प्रतिलौह चुंबकत्व में विपरीत क्रम में होता है क्रमशः, और फेरी चुंबकत्व में समांतर और असमांतर दोनों है। समांतर यहाँ पे हम देखो इन दोनों में समांतर है, फिर असमांतर आ गया, फिर 2 समांतर आ गया, तो ये अंतर होता है। ठीक है, तो ये Fe3O4 में आपको देखने के लिए मिल जाता है। कुछ प्रश्न देखिए, Cu+ आयन, Q+ आयन, Cu2+ आयन, क्यूप्रिक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, बताइए कौन अधिक अनुचुंबकीय है। ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आप लोग जानते हो 3D10 4s1 होता है अंतिम वाला, बाकी तो इधर का सेम है। अब Cu+ आयन का करोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो S का 1 निकल जाएगा तो 4s गायब हो जाएगा, 3D10 हो जाएगा।
तो डी ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए प्रतिचुंबकीय होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 3D में 10 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब Cu2+ आयन की बात करें, Cu+2 आयन ये तो निकल चुका, अब 10वां डी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब 3D9 हो जाएगा, 3D9 होगा। तो 3D9 में एक इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गया, इस कारण ये अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। तो Cu+2 जो आयन है ये क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम डी ऑर्बिटल में भर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए Cu+2 आयन में डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अनुचुंबकीय होगा। Fe2+ और Fe3+ आयन में देखें, फेरस आयन और फेरिक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और बताइए कौन अधिक अनुचुंबकीय होगा। तो इसका भी सेम कंडीशन देखने को हम थोड़ा सा अंतर मिलेगा। देखिए D6 है, इसमें 4s2 है, तो ये भी अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 3D6 की बात करें, 3D6, अब 1 2 3 4 5, ये 3D। अब यहाँ पे हम जो है ले लेते हैं, इसको कोशियाई चेंज कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा 3D का, ये चौथा और ये पांचवा 3D6 है, यहाँ पे छठवां इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसलिए अनुचुंबकीय होगा ये। Fe3+ आयन को देखें, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब Fe+3 का 27 जो है, तो इसमें से डी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो 3D5 होगा, 3D5 होगा। तो ये देखिए इसमें 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन Fe3+ आयन में, फेरिक आयन में, इसलिए अधिक अनुचुंबकीय होगा। जैसे पढ़े ना हम लोग, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही अधिक जो है उसकी अनुचुंबकीय गुण होती है। क्लियर है। तो देखिए सामान्य, पहला वाला जो है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था था, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पहला वाला। तो एस ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन इसका जो निकला, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकला, तो 3D में 6 बचा था, अनुचुंबकीय हो गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अब डी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन पुनः निकल गया, तो 3D5 हो गया इसमें Fe3+ आयन में, तो अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अधिक अनुचुंबकीय होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फेरिक आयन अधिक अनुचुंबकीय होगा। इस प्रकार से सवाल भी पूछे जाते हैं, आपको बनाने आना चाहिए। अंतराकाशीय यौगिक किसको बोलते हैं, तो संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व के जालकों के रिक्तियों में छोटे आकार वाले अधात्विक परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन या नाइट्रोजन प्रवेश कर जाते हैं, तो ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। इनके जो क्रिस्टल जालक है संक्रमण धातु का, क्रिस्टल जालक के जो रिक्ति हैं, उन रिक्तियों में छोटे आकार वाले हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन या नाइट्रोजन प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश कर जाते हैं तो उसको जो हम अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। अर्थात संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु जो है अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशीय मतलब खाली जगह, है ना, जैसे कि TiC, SCH। भाई अब इनका मान लो कोई क्रिस्टल जालक है, इस प्रकार से यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, तो आप जानते हो वो जो खाली जगह रहता है, रिक्त स्थान रहता है, वहां पर प्रवेश कर जाएंगे, तो उसको हम अंतराकाशीय यौगिक बोलते हैं। अंतराकाशीय यौगिक के गुण, इनसे कठोरता बढ़ती है, क्रियाशीलता कम हो जाती है। यहाँ पे अंतराकाशीय यौगिक कब क्रियाशील होते हैं, अंतराकाशीय यौगिक का घनत्व और गलनांक अधिक होता है, अंतराकाशीय यौगिक में तन्यता और आघात और धन्यता कम होती है, और इनकी तन्यता और आघात और धन्यता भी कम हो जाती है। 9वां मिश्र धातु या एलॉय, तो 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, एलॉय कहते हैं, है ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं 2 से अधिक धातुओं के ठोस समांगी मिश्रण। देखिए 2 ठोस धातु आपस में मिलते हैं और उनका ठोस मिश्रण प्राप्त होता है, इसको हम ठोस विलयन भी बोल सकते हो आप। मिश्र धातु ठोस विलयन ही है ना, धातुओं का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। विलयन में आप क्या पढ़ते हो, विलयन में पढ़ते हो ना 2 या अधिक पदार्थों का, शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण। उसी प्रकार से मिश्र धातु भी एक जो है यौगिक भी है, ये विलयन भी है, ठोस विलयन है ये,
दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल या ब्रास, पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। फिर घर में जो पीतल आप देखते हो, घर में कांसा का उपयोग करते हो आप लोग बर्तन के रूप में, कॉपर और टिन का मिश्रण है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि दो धातु का जो मिश्रण है ना, तो दो से अधिक धातु का भी मिश्रण हो सकता है और उनको मिला के मिश्र धातु बनाते हैं, तो समांगी मिश्रण ही कहलाता है मिश्र धातु। यदि मिश्र धातु का एक अवयव पारा हो जाए, मिश्र धातु के एक अवयव पारा हो जाए तो उसको अमलगम कहते हैं। क्या बोलेंगे? अमलगम कहते हैं। जैसे जिंक और Hg, इनको मिला दिया जाए, इनका मिश्रण है, तो इसको हम जो है जिंक अमलगम पढ़ेंगे। ठीक है, तो Hg को अमलगम कहा जाएगा और धातु का जो है मूल नाम लिया जाता है। मिश्र धातु में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, ये अपने जनक धातुओं से प्राय अधिक कठोर होते हैं। मिश्र धातु को इसीलिए फायदा है इसका, ये अधिक कठोर हो जाते हैं, टिकाऊ हो जाते हैं, ज्यादा टिकते हैं, टिकाऊपन अधिक रहेगा। अधिक संक्षारण रोधी होते हैं, संक्षारण के प्रति भी जो है अच्छा रोधी होते हैं और इनका गलनांक उच्च होता है, सामान्य ताप पर नहीं पिघलेंगे, इनकी सहनशीलता अधिक हो जाती है। नोट, संक्रमण तत्व मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है इसके कारण। तो ये संक्रमण धातुओं की परमाणु साइज या परमाणु आकार लगभग समान होता है, इस कारण क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु दूसरे धातु परमाणु को आसानी से विस्थापित कर मिश्र धातु बना लेते हैं। उदाहरण देखिए, क्रोमियम को निकल में विलय करके क्रोमियम निकल मिश्र धातु बनाया गया है। यहाँ पे Cr नीला क्रोमियम एक निकल, इसको प्रवेश करा दिया गया, देखिए यहाँ पे ये मिश्र धातु बन गया। ठीक है, और कुछ मिश्र धातु संगठन उपयोग दिया गया है, जैसे पीतल ब्रास की बात कर रहा था, कॉपर 70%, जिंक 30% होता है। इसका उपयोग तार, मशीन के पुर्जे, बर्तन के रूप में घर में आप देखते छो। कांसा का भी कॉपर 88%, टीन 12% रहता है। बर्तन और मूर्तियां बनाने में घर में आप लोग बर्तन के रूप में करते हो। फिर मूर्ति बनाने में कृत्रिम सोना जिसको बोला जाता है, कॉपर 90%, एल्यूमिनियम Al है ना, एल्यूमिनियम 10% होगा। आभूषण और मूर्ति बनाने में कृत्रिम सोना बेंटेक्स के नाम से जो आप मार्केट में लेते हो। मुद्रा धातु रुपया पैसा वाला जो है, कॉपर 3 है ना, और प्लेटिनम Pt होगा, ये 1% रहेगा, P हो गया है। प्लेटिनम मुद्रा धातु बनाने में इनको मुद्रा धातु बोला जाता है। सोना भी रहता है, तो सोने का सिक्का भी बनाते हैं ना, मुद्रा धातु ये वो भी। जर्मन सिल्वर, जो कि आप लोग सिल्वर के उपयोग के रूप में प्रयोग करते हो, बर्तन को सिल्वर का बोला जाता है, जिसको जो है जो उसको जर्मन सिल्वर है एक्चुअल में, वो कॉपर उसमें 50-66% होता है, जिंक 19 से 17.2% और निकल 30 से 21% तक रहता है ना। तो ये जो है बर्तन और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग भी किया जाता है। तो मिश्र धातु के कुछ उदाहरण है, संगठन है और उपयोग है। 10वां, कड़न एंथैल्पी संक्रमण तत्व के जो गुण में है, तो धातुओं को गैसीय परमाणु में विभक्त करने हेतु आवश्यक ऊर्जा कड़न एंथैल्पी कहलाती है। धातु जो रहता है उसको गैसीय परमाणु में विभक्त करना है, तो गैसीय परमाणु में विभक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा कड़न एंथैल्पी कहलाती है। संक्रमण धातुओं में डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये धात्विक बंध बनाते हैं। देखिए, डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण ये धात्विक बंध बनाते हैं। परिणाम स्वरूप संक्रमण धातु के कड़न एंथैल्पी का मान उच्च होता है। और संक्रमण श्रेणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण कड़न एंथैल्पी का मान मैग्नीज तक बढ़ता है, फिर घटता है। प्रश्न है कुछ इसी से संबंधित, जैसे श्रेणी में जो है स्कैंडियम 3D श्रेणी में स्कैंडियम जिंक 21 से जिंक 30 तक में जिंक की परमाणुकता की एंथैल्पी कम होती है 126 किलोजूल प्रति मोल। क्यों? जिंक का क्यों होता है? तो जिंक में 3D इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। आप लोग जानते हो 3D पूर्ण रूप में रहता है, अक्षीकरण अवस्था में भी +2 प्रदर्शित करता है वो, तो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ही निकल पाता है, डी का नहीं होता, इसलिए D10 विन्यास होता है, उसमें डी ऑर्बिटल पूरा भरा होता है। और दुर्बल धात्विक बंध के कारण जिंक की परमाणुकता की एंथैल्पी निम्न होती है, अर्थात कम होती है। गलनांक और कथनांक की बात करें तो संक्रमण तत्वों के गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। और क्यों उच्च होते हैं?
इसका कारण यह है कि ये संयोजकता कोष के एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन के द्वारा धात्विक बंध बनाते हैं और n-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन के दो साझेदारी से सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसके कारण इनकी जालक ऊर्जा अधिक हो जाती है। देखिए, आपको पूछता है गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि संक्रमण तत्वों की जालक ऊर्जा बहुत अधिक होती है या अति उच्च होती है, इस कारण इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। और कारण बताना है तो आप उस कारण में लिख सकते हो कि ये धात्विक बंध और सहसंयोजक बंध बनाते हैं, इस कारण इनकी जालक ऊर्जा उच्च होती है, जिससे गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। या फिर और डिटेल में लिखना है तो इसको लिख सकते हो आप, तीन प्रकार से आंसर इसका लिख सकते हो कि इसके एस कक्षक धात्विक बंध और डी कक्षक सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जिससे जालक ऊर्जा उच्च हो जाती है, इसलिए गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो जिसका भी गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है मतलब उसकी जालक ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है। संकुल यौगिकों का निर्माण, संक्रमण धातु में अपूर्ण 1 - d ऑर्बिटल या बोल सकते हो रिक्त d ऑर्बिटल होने के कारण लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके संकुल बनाते हैं। संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं संक्रमण तत्व, ऐसा पूछा जा सकता है, या संक्रमण धातु संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, तो इसका एक ही कारण है, इनके पास रिक्त d ऑर्बिटल होने के कारण ये लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेते हैं और संकुल बनाते हैं। मतलब रिक्त d ऑर्बिटल या अपूर्ण d ऑर्बिटल होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं और संकुल यौगिक बनाते हैं। इसके कारण निम्न है। संकुल यौगिक बनाने का कारण देखिए, इनका आयनों का आकार छोटा होता है और नाभिकीय आवेश उच्च होता है, तो इस कारण ये लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। रिक्त d ऑर्बिटल होता है इनके पास, तो रिक्त d ऑर्बिटल होने के कारण लिगेंड द्वारा प्रदत्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके दो प्रमुख कारण हैं, आयनों का आकार छोटा और नाभिकीय आवेश उच्च होता है और रिक्त d ऑर्बिटल होता है, इस कारण लिगेंड द्वारा प्रदत्त लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। अब लिगेंड क्या है, आप ये जो है जनरली ऐसा बता दूं मैं, ये तत्वों को या संक्रमण धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। और लिगेंड के बारे में, संकुल यौगिक के बारे में हम इसके अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे विस्तार से, आपको वहां और ज्यादा समझ में आएगा। संकुल के उदाहरण, संकुल जैसे बनता है बोले थे, तो देखिए एक तीन प्रकार का संकुल मैंने यहाँ पे उदाहरण में लिया है। पहला है जो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, दूसरा पोटेशियम फेरीसाइनाइड, फिर किप्रा अमोनियम सल्फेट। देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड मतलब K4 है, K3 हो जाएगा पोटेशियम फेरीसाइनाइड, वहाँ आप अगले पार्ट में आपको जो है समझ में आ जाएगा। फिर किप्रा अमोनियम सल्फेट, ये संकुल यौगिक है, इनका IPC नाम भी होता है, तो IPC नाम के बारे में भी हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, आपको वहां क्लियर हो जाएगा, वो परीक्षा में पूछा भी जाता है IPC नाम। ये देखिए आवर्त सारणी यहाँ पे भी ले लिया गया है। हम जो पढ़ रहे हैं केवल जो है 3 से 12वें समूह का तत्व, इसको पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इस सीरीज को, ये सभी संक्रमण तत्व है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे ए ब्लॉक के तत्व, तो ए ब्लॉक के तत्व में इनका अध्ययन किया जाएगा। तो ए ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व, जिसको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में प्रवेश करता है, या हम सिंपल बोलना चाहें तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन f उपकोष में प्रवेश करता है, ये ब्लॉक के तत्व कहलाता है। या बोल सकते हैं वे तत्व जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f 1 से 14, मतलब f ऑर्बिटल में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, n-1d 0 to 1 मतलब d ऑर्बिटल में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ns2 s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉन है f ऑर्बिटल में बढ़ते जाता है। इन्हें दो श्रेणी में बात, अच्छा यहाँ पे बता दूं मैं, आप लोग जानते हैं फिर भी बोल दूं, ये जो है ns को संयोजी कोष बोला जाता है, इसको n-1d को उपांत्य कोष बोलते हैं, पेनल्टीमेट, और n-2f को उप उपांत्य कोष बोला जाता है, n-2f को।
दो श्रेणी में बांटा गया है इनको। लेंथेनाइट श्रेणी जो 4f श्रेणी के नाम से जाना जाता है या प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी बोलते हैं। परमाणु क्रमांक 58 से 71 आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 58 से लेकर के 71 ल्यूटेशियम तक। और दूसरा जो श्रेणी है एक्टिनाइट श्रेणी, जिसको 5d श्रेणी के नाम से जाना जाता है या द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी बोलते हैं। परमाणु क्रमांक 90 से 103, ये थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक 90 से 103 तक। तो आपके सिलेबस में इस साल 2022 में जो रखा गया है, इसी सीरीज को पढ़ना है, केवल लेंथेनाइट सीरीज को। एक्टिनाइट सीरीज को हमको नहीं पढ़ना है, इसको इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है। 30% सिलेबस जो कम किया गया है कोरोना के नाम से, ठीक है, तो हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो लेंथेनाइट श्रेणी या 4f श्रेणी या प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी किसको बोलेंगे? तो इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले तो 4f श्रेणी किसको बोलते हैं, हमने परिभाषा देखा कि जिनका या वो तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f या f उपकोष में प्रवेश करता है ना, उसको जो है लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। 4f में प्रवेश करेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन। और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होता है Ze जेनान 54 लिख करके 4f 114 5d0 21 6s2 ये होता है। जेनान के बाद 54 लिख के आप जो है इनमें इलेक्ट्रॉन को भरते जाओ, बाकी शेष इलेक्ट्रॉन को। तो इस प्रकार से परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व आते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख सकते हैं। जेनान लिख के अब स्टार्ट करते हैं, तो देखिए सीरियम में 4f1 5d1 6s2 होता है ना। और आपको गैडोलियम में मिलेगा 5d, यहाँ पे गैडोलियम में। डी सीरीज कहाँ कहाँ मिलेगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। और लास्ट में मिलेगा ल्यूटेशियम में। बाकी में जो है डी गायब रहेगा, डी ऑर्बिटल गायब रहेंगे, ठीक है। और s2 तो पूरा भरा ही रहेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन बचता है, देखिए आप 54 जेनान में 54 होता है, 54 के बाद के इलेक्ट्रॉन को भरना है आपको, ठीक है। तो 54 के बाद जैसे सीरियम की बात करें हम, यहाँ पे 54 के बाद जो है, अब सीरियम का परमाणु क्रमांक होता है 58, तो 4 जोड़ोगे 58 होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन को सेटअप करना है हमको। तो 4 इलेक्ट्रॉन को सेटअप करेंगे तो एस में पहले भर दो 2, फिर डी में डाल दो 1, फिर बचा एफ में 1, और बाकी जो है गैडोलियम तक एस 2 डालते जाओ, बाकी को एफ ऑर्बिटल में प्रवेश कराते जाओ। केवल गैडोलियम में आपको याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से लास्ट वाले में डी ऑर्बिटल में एक प्रवेश कराना पड़ेगा, एस ऑर्बिटल 2 भरने के बाद। तो ये आपको इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको याद करने हैं आपको, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो इन तत्वों को। सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ और तुम आफताब लगती हो। मतलब सीने मतलब सीरियम, पर मतलब प्रोसीडियम, नदिया मतलब नियोडियम, प्रेम की मतलब प्रोमेथियम, समाई मतलब सिमरियम, यू मतलब यूरोपियन, गदगद माने गैडोलियम, तब माने टर्बियम, दिल माने डिस्पर्सियम, हुआ मतलब होलेनियम, और मतलब इर्बियम, तुम मतलब तुलियम, और आफताब या टर्बियम, लगती हो ल्यूटेशियम। और ये संकेत है उसके आधार पर, इसको हमने लिया। सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ और तुम आफताब लगती हो। तो ये ठीक है याद करने का। आपको इसको आंसर शीट वगैरह में नहीं लिखना है, अगर पूछता है केवल आप सिंबल का प्रयोग करोगे। अब इसकी कुछ गुण देखें। ऑक्सीकरण अवस्था, तो लेंथेनाइट की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, देखिए आपको चार्ट में दिख रहा है, ये भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। और जनरली इनका जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है +3 तो सभी प्रदर्शित करेंगे। तो लेंथेनाइट सीमित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है +2 +3 +4, लेकिन +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक सामान्य है। सभी तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण 4f 5d और 6s उपकोषों के बीच अधिक ऊर्जा अंतर होना है। अब आता है प्रश्न, लेंथेनाइट श्रेणी के उन सभी तत्वों का उल्लेख करिए जो +4 तथा +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था आता है, ये आपका सीरियम, प्रोसीडियम, नियोडियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम।
+2 में आएगा सीरियम, नियोडिमियम, सिमरियम, थीलियम और इटर्बियम। ये तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था उस समय प्रदर्शित करते हैं जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5d06s2 होता है। 6s2 में तो +2 करेंगे ही करेंगे, और +4 ऑक्सीकरण अवस्था उस समय प्रदर्शित करेंगे जब इनका शेष विन्यास 4f0 के समीप हो, जैसे 4f1, 2, 3, या 4f7 के समीप हो, जैसे 4f8, 9। तब की स्थिति में इस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। रंग, ये भी रंगीन होते हैं लेंथेनाइड जो है, और रंगीन होने के कारण इसमें एफ संक्रमण आ जाएगा। एफ ऑर्बिटल के तत्व हैं, या एफ ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप। तो त्रिसंयोजी लेंथेनाइड 3 धनात्मक संयुक्त प्रदर्शित करते हैं, आप जान रहे हो। तो त्रिसंयोजी लेंथेनाइड आयन ठोस अवस्था तथा विलयन में रंगीन होते हैं, त्रिसंयोजी लेंथेनाइड जो है। और इन आयनों और विलयनों का रंग एफ संक्रमण के कारण होता है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल आंशिक भरा होता है। तो एफ ऑर्बिटल आंशिक भरा होने के कारण या एफ ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये रंगीन होते हैं। देखिए कुछ उदाहरण दिया गया है यहाँ पे रंग के साथ में, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था के साथ प्रदर्शित किया गया है। तो जो कलरफुल दिखाया गया है ना, तो आप देख सकते हैं इनका जो कलर जो है प्रदर्शित किया गया है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +3 ऑक्सीकरण अवस्था और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में दिखाया गया है। संकुल निर्माण, ये भी संकुल का निर्माण करते हैं। सभी लेंथेनाइड आयन EDTA को बोला जाता है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, तो इसके साथ संकुल बनाते हैं। और संकुल बनाने की प्रवृत्ति एवं स्थायित्व परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ बढ़ती है। चुंबकीय गुण की बात करें तो 4f ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अधिकांश लेंथेनाइड आयन अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। La3+, 4f0 अनुचुंबकीय तथा Lu3+, 4f14 प्रतिचुंबकीय, इस प्रकार से ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है इनके भी एफ ऑर्बिटल में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय होते हैं। उसे अनुचुंबकीय गुण के बारे में बता दिया। अब लेंथेनाइड संकुचन जनरली पूछा जाता है इसको। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है? तो लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ परमाणु तथा आयनों का आकार क्रमशः घटती जाती है, लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज में ये लेंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है या हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु और आयनों का आकार क्रमशः घटता जाता है, इसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। या परमाणु या आयनों का आकार संकुचित होते जाता है भी लिख सकते हो, तो लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। और इसका कारण क्या है? तो लेंथेनाइड संकुचन के 2 कारण प्रमुखता है। पहला है प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल में वृद्धि होता है, और दूसरा दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होगा तो स्वाभाविक प्रभावी नाभिक के आकर्षण में वृद्धि होगा। तो पहला कारण को आप समझ लें विस्तार से। अगर लेंथेनाइड संकुचन का कारण लिखिए बोलता है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। पहला, प्रभावी नाभिक के आकर्षण में वृद्धि, समझ लो कैसा होता है। तो लेंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में न जाकर N-2 उपकोष में प्रवेश करता है। फलतः नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है क्योंकि ये नाभिक के पास होता है, जिससे परमाणु और आयन संकुचित हो जाते हैं। दूसरा, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। N-2 कोष में नए इलेक्ट्रॉन आने के कारण बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है, जिससे परमाणु आकार संकुचित हो जाता है। लेंथेनाइड संकुचन के परिणाम, क्या परिणाम निकलते हैं? तो पहला, इसका जो है लेंथेनाइडों का कठिन पृथक्करण। लेंथेनाइड को अलग करना कठिन हो जाता है, तो कारण उनकी लगभग समान होती है आकार जो है। तो लेंथेनाइडों के आकार लगभग समान होने के कारण इनका पृथक्करण आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके गुणों में भी लगभग समानता होती है। तो गुण के आधार पर भी पहचानना मुश्किल हो जाता है समान साइज होने के कारण, इसलिए इनका पृथक्करण करना, इनको अलग करना लेंथेनाइड को कठिन हो जाता है। दूसरा, लेंथेनाइडों के ऑक्साइडों और हाइड्रॉक्साइडों का क्षारीय गुण। तो लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रॉक्साइड की क्षारीय प्रकृति कम होती है। देखिए, बाएं से दाएं जाएंगे तो हाइड्रॉक्साइड की क्षारीय प्रकृति कम होती जाती है। सहसंयोजक गुण लेंथेनम आयन से ल्यूटेशियम आयन तक बढ़ने के कारण जो है। और
इसमें दिया गया है, इसलिए LaOH थ्राइस लिथियम हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय होगा जबकि ल्यूटेशियम सबसे कम क्षारीय होगा। मतलब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति कम हो जाएगी। अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव की बात करें हम तो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों से समानता रखता है। कैसे? लिथेनाइड संकुचन के कारण प्रथम संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से अधिक होती है। यह स्कैंडियम से इटरबियम तथा इटरबियम से लिथेनम तक आकार में नियमित वृद्धि होती है। अब लिथेनाइड के भौतिक गुण तेज चांदी के समान सफेद ठोस पदार्थ हैं। ये मृदु तन्य आघात वर्धनीय होते हैं। बाएं से दाएं जाने पर इनकी क्रियाशीलता कम होती जाती है। जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हैं। इनका उपयोग तो गैस लैंप तथा लैंप मेंटल बनाने में उपयोग भी पूछा जाता है ना, गैस लैंप का मेंटल बनाने में। इसके लिए क्या करते हैं? सीरियम थोरियम का उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु, कभी कभी पूछता है मिश्र धातु किसको बोलते हैं, तो लिथेनाइड के मिश्र धातु को मिश्र धातु बोलेंगे। देखिए मिश्र धातु और मिश्र धातु में अंतर है। मिश्र धातु में हमने क्या बोला? दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, है ना। और लिथेनाइड के जब मिश्र धातु बनता है, जो लिथेनाइड के जो मिश्र धातु होता है उसको मिश्र धातु बोला जाता है। लेकिन जब संक्रमण तत्व या को मिलाते हैं तो मिश्र धातु होता है वहां पे। देखिए यहाँ पे सीरियम, लिथेनम, नियोडिमियम, आयरन, एल्यूमिनियम सब लिया गया है मिश्र धातु को। तो लिथेनाइड के साथ मिश्र धातु जो बना रहता है उसमें लिथेनाइड मिला दिया जाए तो मिश्र धातु कहलाता है। तो लिथेनाइड का मिश्र धातु बोल सकते हैं। पायरोफॉस्फोरिक मिश्र धातु बनाने में, और इसमें क्या होता है? मिश्र धातु में आयरन, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। ये मिश्र धातु रहता है। मिश्र धातु पुनः लिखा गया, यहाँ पे लिथेनाइड का मिश्र धातु को ही मिश्र धातु बोलते हैं ना। तो या पायरोफिसिक मिश्र धातु का उपयोग गैस, लाइटर, ट्रेसर, बुलेट बनाने में। लिथेनाइड लवण का उपयोग लेजर में किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ का भंजन हेतु सीरियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। और नियोडिमियम और प्रेसियोडिनियम के ऑक्साइड का उपयोग रंगीन कांच बनाने में किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लिथेनाइड श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह क्रियाशील है, प्रारंभ वाले, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इनकी क्रियाशीलता कम होती है और एल्यूमिनियम की तरह व्यवहार करते हैं। अर्ध अभिक्रिया Ln3+ एक्वस 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ln सॉलिड के लिए जो है मानक अपचन विभव का मान -2.2 वोल्ट से -2.4 वोल्ट के परास में हो, है ना। और EU के लिए ये मानक अपचन विभव का मान -2.0 वोल्ट है। इसका मानक अपचन विभव ऋणात्मक होता है, इसलिए अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और निसंदेह मान में थोड़ा सा परिवर्तन है। हाइड्रोजन गैस के वातावरण में मंद गति से गर्म करने पर धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर लेती हैं, हाइड्राइड बनाएगा। कार्बन से संयोग करके कार्बाइड बनाएगा, जैसे इस प्रकार से बनाया है। फिर तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और हैलोजन के वातावरण में जलने पर हैलाइड बनाते हैं और ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड निश्चित यौगिक है, न केवल हाइड्रेटेड ऑक्साइड या जलयोजित। इस क्षारीय मृद धातुओं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की भांति क्षार होते हैं। इनकी सामान्य अभिक्रियाएं प्रदर्शित की गई हैं, आप देख सकते हो। इसमें देखिए रासायनिक क्रियाशीलता अभिक्रिया के साथ में, तो हम देखिए लिथेनम का अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है, हैलोजन के साथ हैलाइड बना रहा है, पानी के साथ में हाइड्रोक्साइड बना रहा है, कार्बन के साथ में कार्बाइड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ में नाइट्राइड बना रहा है, सल्फर के साथ करने पर सल्फाइड बना रहा है इसका, और ऑक्सीजन के साथ ये गर्म करने पर या उसमें जलाते हैं तो ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार से किनके साथ क्या करता है, क्रिया करता है तो क्या बनता है, आपको याद होना चाहिए। तो ये आपको चार्ट के रूप में बता दिया गया है, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये सारगर्भित नोट्स है, आपको नोट्स इस प्रकार से बनाकर पढ़ना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को आप जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही दीजिए ताकि जो आने वाला जो वीडियो आपको उपलब्ध
हो जाए। और ये लिंक है मेरा, पुनः यहाँ पे देखो रेड कलर में लिखा गया, आप ये टाइप करोगे आप क्रोम में, गूगल में, किसी भी वेबसाइट में, तो ये जो है लिंक से आप जब प्रवेश करेंगे तो मेरा जो है चैनल मिल जाएगा। और वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है अलग अलग पार्ट का, अलग अलग यूनिट का, तो आप अलग अलग यूनिट का अलग अलग टॉपिक पढ़ना चाहें वो भी आपको जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप यूट्यूब में जो प्ले लिस्ट रहता है, प्ले लिस्ट को टच करिए और जिस पार्ट को पढ़ना है 12th केमिस्ट्री में आप उस पे जाइए और उसका अध्ययन करिए, आपको आसानी से फिर मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।